हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू एमिनेंट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी के कोर में जा रहे हैं। तो कोर के जब जियोमॉर्फोलॉजी हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं, उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें पे हम जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो रहा है अर्थ में, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लैंडफॉर्म्स कैसे बन रहे हैं, वो सब जानने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ये जानें कि अर्थ कैसा है, उसका इंटीरियर कैसा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली हमारा फोकस इस स्ट्रक्चर पे रहेगा, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। बट देखिए, जहाँ जैसे आपको पता है कि अर्थ का जो रेडियस है वो है 6378 किलोमीटर्स, और इतने गहरे रेडियस में जाके पता लगाना बहुत मुश्किल है कि अंदर क्या चल रहा है। ओके, तो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता लगता है कि अंदर क्या चल रहा है? साइंटिस्ट के पास दो ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें अर्थ के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। वो दो सोर्सेज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट सोर्सेज क्या हैं। तो पहला डायरेक्ट सोर्सेज है माइनिंग। देखिए, माइनिंग हर बहुत सारी चीज़ों की होती है। गोल्ड माइनिंग होती है, कोल माइनिंग्स होती हैं, डायमंड के लिए माइनिंग की जाती है। लेकिन माइनिंग बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि जो माइनिंग अभी तक की गई है वो सिर्फ 3 to 4 किलोमीटर डीप ही की गई है। ओके, तो 3 to 4 किलोमीटर्स डीप में से हमें बहुत ज़्यादा अर्थ के इंटीरियर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हाँ, हमें अलग अलग रॉक टाइप्स और रॉक के मटेरियल्स का पता चल जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं। दूसरा सोर्स क्या है? दूसरा सोर्स है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। तो अब क्योंकि देखिए, अर्थ की सरफेस से बहुत नीचे तक माइनिंग नहीं की जा सकती, तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने ओशन बेड से माइनिंग शुरू की। मतलब कि ओशन जो सरफेस है, जहाँ सबसे नीचे जो ओशन बेड रहेगा, या पानी है पूरा ओशन का, और उसके नीचे ये जो ओशन बेड है, यहाँ पे से जो माइनिंग की गई है वो हमें अभी तक जो सबसे ज़्यादा डीप की गई है वो है 12 किलोमीटर्स की। ओके, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स नहीं है, फॉर द सेम रीजन, बिकॉज आप इतने नीचे तक डेप्थ तक माइन करके या गहराई तक जाके नहीं कर सकते हो, बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा जो सोर्स है वो है वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शंस में क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शंस में जो अंदर का मॉल्टेन मैग्मा है वो अर्थ की सरफेस पे आ जाता है। तो जब मॉल्टेन मैग्मा अंदर से बाहर आता है और वो सॉलिडिफाई होता है, तो क्योंकि अंदर भी रॉक्स हैं जो मॉल्टेन फॉर्म में है, तो जब वो मॉल्टेन रॉक्स ऊपर आएंगी और सॉलिडिफाई होंगी, ठंडी होंगी, और उसके बाद जब साइंटिस्ट उसका अध्ययन करेंगे तो उनको ये पता लगेगा कि कौन कौन से मटेरियल से बने हुए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उस जो मॉल्टेन मैग्मा ऊपर आ रहा है और सॉलिडिफाई हो रहा है, वो उसके मटेरियल के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो ये तीन सोर्सेज। इसके अलावा जो एक सोर्स और है डायरेक्ट सोर्स में, वो है सरफेस रॉक्स। क्या चीज? सरफेस रॉक्स। सरफेस रॉक्स क्यों? जो सरफेस पे रॉक्स है उनकी स्टडी से भी पता लगाया जा सकता है कि नीचे रॉक्स कौन सी हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रॉक्स बनी हैं वो भी मॉल्टेन मैग्मा की वजह से ही बनी है। जो मॉल्टेन मैग्मा था, जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से नीचे से ऊपर आया है और ऊपर आके सॉलिडिफाई होकर रॉक्स के फॉर्म में बना है, उसकी स्टडी से भी पता लगाया जा सकता है कि अंदर का मटेरियल, अंदर के मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी। तो 4 डायरेक्ट सोर्सेज हैं: माइनिंग, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, वॉल्केनिक इरप्शंस और सरफेस रॉक्स। अब देखते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो पहला इनडायरेक्ट सोर्सेज हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी डिफरेंसेस। तो आपको याद होगा जब हमने पिछले वीडियोस में भी चर्चा की थी कि जो मैटर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और मैटर यूनिफॉर्म नहीं है और इसलिए अलग अलग डेंसिटीज़ की वजह से वो इकट्ठा हो जाता है। ओके, और अर्थ पे क्या होता है? जब अर्थ की सरफेस में आप नीचे जाते जाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर और प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, और डेंसिटी इंक्रीज होगी तो अलग अलग जो मैटर्स होंगे वो अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग लेयर्स में एडजस्ट हो जाएंगे, खुद को कर लेंगे। ठीक है, तो ये सोर्सेज भी होते हैं कि कैसे कौन सा मैटर रिएक्ट कर रहा है, कितनी डेंसिटी पे, कितने टेम्परेचर पे, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि अंदर के जो मटेरियल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दूसरा क्या है? मीटियोर्स दैट रीच अर्थ सरफेस एट टाइम्स। तो कई बार क्या होता है कि कुछ मीटियोर्स जो होते हैं वो अर्थ के इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। जनरली तो क्या होता है कि जो बहुत छोटे मीटियोर्स होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही जल के खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार होता है जो थोड़े बड़े मीटियोर्स होते हैं उनका कोर बच जाता है, कोर कहीं पे आके गिरता है। तो उसकी स्टडी से भी पता लगाया जा सकता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो सारी एक ही तरह से बनी हुई हैं। तो बेसिकली जो सारे प्लैनेट्स हैं और जो सारे मीटियोर्स हैं वो सारे एक ही तरह, उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही जैसी हैं। तो अगर हम मीटियोर के कोर की स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि अर्थ का कोर कैसा है। इसके बाद क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अगर आपको याद होगा तो 6th क्लास में हमने पढ़ा है कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर वो स्फेयर नहीं है, वो क्या है कि ऊपर से फ्लैट है और बीच में बल्ज्ड आउट है। ठीक है, तो ऐसा होने पे क्या होता है? ऐसा होने पे क्या होता है? जो पोल्स हैं
वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है और जो इक्वेटर है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। ओके तो ये चीज़ होती है। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग मास, अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर, तो उसकी वजह से मटेरियल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से मटेरियल्स वो हमें पता लग सकता है। अब मैग्नेटिक फील्ड सेम चीज़ है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स हैं, क्योंकि मैटर यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग मटेरियल्स और अपने अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं, तो जो ग्रेविटेशन की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जो भी अपना एमिट करते हैं या ग्रेविटेशनल फील्ड के कॉन्टैक्ट में आने पर कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स उन मटेरियल्स की पता चल सकती है। और लास्ट और सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स है हमारे पास सीज्मिक एक्टिविटीज़, ऑल्सो नोन एज अर्थक्वेक्स। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स क्यों है? देखिए पहले तो अर्थक्वेक वर्क कैसे करता है कि आपको ये पता है कि जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है और बहुत सारे प्लेट्स हैं उसमें, ठीक है। और जो ये दो प्लेट्स हैं, मान लीजिए ये आपस में यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक फॉल्ट है, फॉल्ट मतलब कि जो दो प्लेट्स थे वो टूट गई हैं, ठीक है, और ये दो प्लेट्स जुड़ी है। अब क्या हो रहा है कि इस प्लेट को इधर जाना है और इस प्लेट को इधर जाना है, बट ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जा नहीं पा रही है। लेकिन अगर ये किसी तरह से इधर मतलब जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे जाती हैं, तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स की वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अब देखिए अर्थ की सरफेस में मान लीजिए यहाँ पे ये जनरेट हो, तो ये जो पॉइंट होगा अर्थ के अंदर जहाँ पे ये जनरेट होगा उसको बोलेंगे एपिसेंटर। और अर्थ के ऊपर अब ये वेव्स क्योंकि यहाँ पे रिलीज हुई हैं और ये वेव्स अब सरफेस पे जाएंगे, तो ये वाले पॉइंट को कहेंगे हम सरफेस पे, जहाँ पे ये वेव्स जाके हिट करेंगे उसको कहेंगे हम फोकस, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। अभी अर्थक्वेक के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पूरा अर्थक्वेक के ऊपर बात करेंगे। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखें। अब सीज्मिक वेव्स क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ये वेव्स निकल रही हैं वो अलग अलग टाइप्स की वेव्स निकल रही हैं। प्राइमरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स है, ठीक है। तो ये तीन तरह की वेव्स होती हैं जो अलग अलग मटेरियल्स के कांटेक्ट में आएंगी, जो अलग अलग डेंसिटी पे है, तो अलग तरह का बिहेव करेंगी, ठीक है। तो उस वेव्स के बिहेवियर से हमें अलग अलग मटेरियल्स के बारे में पता चल जाता है, जो सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स है। तो ये थे जो कुछ सोर्सेज जहाँ से साइंटिस्ट को पता लगता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। अब देखते हैं अर्थ के इंटीरियर में हमने अभी तक पता क्या लगाया। तो बेसिकली अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। यहाँ पे क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है जिसमें दो पार्ट्स हैं, अपर मेंटल है और फिर लोअर मेंटल है। उसके बाद कोर है, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। अब देखते हैं हम डिटेल में यहाँ पे क्या है। तो पहली चीज़ ये आपका क्रॉस सेक्शन है अर्थ का, ये हमने क्रस्ट बनाया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब क्रस्ट आपका जो है वो सिर्फ लैंडफॉर्म नहीं, मतलब एक यूनिफॉर्म लैंडफॉर्म नहीं है। तो जो क्रस्ट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, ओशियानिक क्रस्ट प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओशियानिक क्रस्ट है, इसकी थिकनेस जो है ये ओशियानिक क्रस्ट है हमारा और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओशियानिक क्रस्ट की थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस से कम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ओशियानिक, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी क्रस्ट की। तो जो ओशियानिक क्रस्ट की थिकनेस होगी वो 5 to 8 किलोमीटर्स होगी और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 34 किलोमीटर्स तक होगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। अगर आप क्योंकि देखें, अगर आप हिमालयाज़ को देखें तो वो बहुत डीप जाएंगे, मतलब वहाँ पे उस पार्ट वाले क्रस्ट की थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दो तरह की क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखते हैं इसकी डेंसिटी क्या होती है। तो ओशियानिक क्रस्ट की जो डेंसिटी रहेगी, आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, जो ओशियानिक प्लेट होती है वो डेंसर होती है, ठीक है, और इसलिए वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे चली जाती है जब कोलिजन होता है उनके बीच में। तो ओशियानिक क्रस्ट की जो डेंसिटी रहेगी वो हमारी रहेगी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी रहेगी वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। ओशियानिक क्रस्ट हमारा बसाल्ट का बना हुआ है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा ग्रेफाइट का बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि क्रस्ट की डेंसिटी क्या रहेगी तो आपको 2.7 ग्राम ही बताना है, अगर सिर्फ क्रस्ट पूछा जा रहा है। अगर आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशन क्रस्ट के अलग अलग ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो आप अलग अलग डेंसिटी लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे सिर्फ क्रस्ट की डेंसिटी पूछी जा रही है तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। मेंटल के दो पार्ट्स हैं,
अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का कुछ पार्ट बना के लिथोस्फेयर बनता है, ठीक है। अभी ये जो बाकी लिथोस्फेयर, स्फेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर और बैरियोस्फेयर है वो हम अलग डायग्राम बना के एक बार आपको फिर बता देंगे। तो अपर मेंटल, लोअर मेंटल, मेंटल की जो पूरी थिकनेस होगी वो होगी 2900 किलोमीटर्स। अच्छा, क्रस्ट किस मटेरियल से बना है? तो क्रस्ट का जो मटेरियल है वो सियाल है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम की डेंसिटी बहुत कम है। तो आपको याद रखना है कि क्रस्ट किस चीज़ से बना है? क्रस्ट बना है सियाल से। ये आपको याद रखने में बहुत आसानी रहेगी सारे। तो क्रस्ट का मटेरियल है सियाल, क्रस्ट का मटेरियल सियाल है। क्रस्ट की डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब मेंटल की जो थिकनेस रहेगी वो 2900 किलोमीटर्स रहेगी। मेंटल बना के मटेरियल से, तो सीमा है, सीमा में सियाल प्लस मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम की डेंसिटी एल्यूमिनियम की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए वो एल्यूमिनियम की नीचे वाली लेयर पे रहेगा। अब इसके अलावा और इसमें क्या है, तो जो मेंटल है उसकी वो डेंसिटी क्या रहेगी? तो मेंटल की डेंसिटी रहेगी 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मेंटल की डेंसिटी रहेगी। मेंटल का जो टेम्परेचर है वो 1000 टू 1500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब एक चीज़ और, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। जब आप डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। तो जो अपर मेंटल है हमारा वो सेमी सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठीक है। सेमी सॉलिड स्टेट में क्यों रहेगा? क्रस्ट हमारा सॉलिड स्टेट में है, सबसे ऊपर है वो। अपर मेंटल हमारा सेमी सॉलिड स्टेट में क्यों? क्योंकि इवन तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको लिक्विड होना चाहिए, बट देन प्रेशर का भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ऑलमोस्ट इक्वली एक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो सेमी सॉलिड स्टेट में है। लोअर मेंटल में टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार, बट देन प्रेशर का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है, इसलिए वो रिजिड स्टेट में रहेगा या सॉलिड स्टेट में रहेगा। अब इसके बाद आता है हमारा कोर। तो कोर में भी दो डिविजन्स हैं, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। तो आउटर कोर को पहले देखते हैं। आउटर कोर की जो थिकनेस रहेगी वो रहेगी 2300 किलोमीटर्स, और आउटर कोर की जो डेंसिटी रहेगी वो रहेगी 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आउटर कोर सॉलिड रहेगा या लिक्विड रहेगा? तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसको लिक्विड में होना चाहिए, विच इज़ ट्रू। ये एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में, प्रेशर को उतना इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे टेम्परेचर ओवर पार कर जाता है प्रेशर को, इसलिए ये जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है। ओके, अब कोर जो है वो पूरा का पूरा कोर एक ही मटेरियल से बना है, वो है नीफे। नीफे इज निकल प्लस आयरन, Fe फेरिस, जो कि आयरन का नाम है, ठीक है। तो कोर का मटेरियल नीफे है। अब आउटर कोर का हमने देख लिया, डेंसिटी इज 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2300 किलोमीटर टेम्परेचर है यहाँ, सॉरी 2300 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। और जो आउटर कोर का टेम्परेचर है वो 4000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इनर कोर की बात करते हैं। इनर कोर जो है हमारा, इनर कोर हमारा 1500 किलोमीटर्स का है। ओवरऑल जो कोर की थिकनेस होगी वो होगी हमारी 3500 किलोमीटर्स। तो इनर कोर हमारा 1500 किलोमीटर्स का है, और इनर कोर की जो डेंसिटी होगी वो होगी 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये जो फैक्ट्स हैं बहुत डिफिकल्ट है, मतलब एक बार में याद नहीं होंगे, बट देन याद करना ज़रूरी है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं एमसीक्यूज में कि क्रस्ट की डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है मैटर को, वो सब पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ और आपको भी ये सही चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इनर कोर की डेंसिटी हमने 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखी। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो पहुँच जाता है 6000 टू 6500 डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल टू सन्स सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कि सन की जो सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है वो इतना होता है, और इसके जितना टेम्परेचर हमारे अर्थ की कोर पे है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर, तो जो इनर कोर है उसकी स्टेट लिक्विड होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इनर कोर सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में नहीं है। और इनर कोर सॉलिड स्टेट में क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर एक्टर है, प्रेशर का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस से, ठीक है। तो इसलिए जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपको एकदम बिल्कुल याद होनी चाहिए इन सही चीज़ों में, वो है कौन सी लेयर है, उसका डेंसिटी कितनी है, उसका थिकनेस क्या है, प्लस वो किस स्टेट में है और किस मटेरियल से बनी हुई है। ये सही चीज़ें आपको बहुत
अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज इन्हीं पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। इसके अलावा इस टॉपिक से आपके पास कोई और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन एक और देख लेते हैं। फिर से हम क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये क्रॉस सेक्शन हमारा, ये हमारी क्रस्ट है। अब देखते हैं, ये हमारा क्रस्ट है, ये हमने अपर मेंटल बनाया, ये हमारा लोअर मेंटल है, आउटर कोर प्लस इनर कोर, ठीक है। अब ये जो क्रस्ट है पूरा प्लस कुछ पार्ट हमारा अपर मेंटल का, विच विल बी इक्वल टू 100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो पार्ट होगा इतना, वो कहा जाएगा लिथोस्फेयर। इसके बाद अपर मेंटल में जो इसके बाद का जो पार्ट होगा अप टू फ्रॉम 100 किलोमीटर्स टू 700 किलोमीटर्स, फ्रॉम 100 टू 700 किलोमीटर्स, ये होगा एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर का मतलब आप देख लीजिए, जो एस्थेनोस्फेयर में एस्थेनो है, इसका मतलब होता है वीक लेयर, ठीक है। तो वीक होती है ये बहुत ज़्यादा लेयर, और इसके नीचे जो होता है मॉल्टेन मैग्मा होता है। तो जब भी वॉल्केनोज होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो ये जो मॉल्टेन मैग्मा ऊपर आता है वो इस लेयर को तोड़ के आसानी से ऊपर आ सकता है। तो क्योंकि ये लेयर्स बहुत जल्दी टूट जाती है और इसकी वजह से जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो मैग्मा बाहर आ जाता है, इसलिए इसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। और तो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्केनिक इरप्शंस या मैग्मा का आउटपोर जो होता है। अब एस्थेनोस्फेयर के बाद आएगा अब जो बचा हुआ मेंटल का पार्ट है, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर के बाद में जो बचा हुआ मेंटल का पार्ट है उसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं। देखिए, मेंटल में से शुरू के क्रस्ट प्लस शुरू के कुछ किलोमीटर्स हमारे लिथोस्फेयर में चले गए, फ्रॉम 100 टू 700 किलोमीटर्स एस्थेनोस्फेयर में चल गए, 700 किलोमीटर्स टू 2900 किलोमीटर्स का जितना भी बचा हुआ पार्ट रहेगा वो मेसोस्फेयर में आएगा। और ये जो क्रस्ट का पूरा पार्ट है इसको हम बेरिस्फेयर बोलते हैं। इवन दो हमारा सोर्स जो है वो एनसीईआरटी है, हम एनसीईआरटी को फॉलो करें, बट देन कुछ चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो आपको ये क्लासिफिकेशन भी याद रखना है, विच इज़ की लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, बेरिस्फेयर, ये क्लासिफिकेशन एक है। और प्लस डिटेल के लिए ये वाला एक है, जिससे जो क्वेश्चन जैसे बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया। इसमें कई बार आपको पूछा जाता है कि आप अरेंज करिए कौन सी लेयर्स कैसे हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती है और एनसीईआरटी ने नहीं इंक्लूड की है, वो है डिसकॉन्टिन्यूटीज़। तो डिसकॉन्टिन्यूटीज़ होती क्या है एक्चुअली? क्योंकि अर्थ का जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और आप अगर अर्थ में जाना शुरू करेंगे अंदर तो आपको एक ही तरह का मटेरियल नहीं मिलेगा, अलग अलग तरह के मटेरियल्स मिलेंगे। तो उन दो अलग मटेरियल्स के बीच की जो लेयर होती है उसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हो कौन कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं। तो ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, हमारा अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी उसको हम लोग बोलते हैं कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। इसका याद करने का और कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ये सारे जो साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस डिसकॉन्टिन्यूटी को डिस्कवर किया, उन्होंने उनके नाम पे ये नाम रखे गए, तो आपको ये ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, वो है मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में फिर आएगी रेपीटी। रेपीटी डिसकॉन्टिन्यूटी। लोअर मेंटल और आउटर क्रस्ट के बीच में ग्यूटेनबर्ग। और लास्ट है आउटर क्रस्ट और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, वो है लेहमन। ये सारी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई हैं और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ना होगा, वो आपको समझ में आ जाएंगे। सारे साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट के नाम हैं इसमें।
तो इतना सारा है जो हमें याद रखना है। पहली चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है वो है कि जो सारी लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। जैसे क्रस्ट हमारा सियाल का बना हुआ है, मेंटल हमारा सीमा का बना हुआ है, जो कोर है हमारा वो नीफे का बना हुआ है, विच इज़ निकल एंड फेरस। और इसके अलावा हमें याद रखना है किसकी कितनी डेंसिटी है। तो अगर क्रस्ट की पूरी डेंसिटी पूछी जा रही है तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट की अलग अलग है तो आपको पता है क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट डेंस रहेगा तो वो नीचे रहेगा और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसके ऊपर रहेगा। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी हो जाएगी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ओशियनिक क्रस्ट की हो जाएगी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मेंटल की डेंसिटी, क्योंकि मेंटल क्रस्ट के नीचे है तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आउटर कोर की हो जाएगी 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इनर कोर की हो जाएगी 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ज़्यादा कुछ आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं की चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको डेंसिटी में याद रखनी है, कौन सी कैसे अरेंज है, एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मेसोस्फेयर, बैरोस्फेयर का डिफरेंस याद रखना है, कौन सी लेयर कहाँ पे है। और बाकी ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ईजी टॉपिक है। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने सीज्मिक एक्टिविटी देखी थी जो सोर्स में है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आई होप आपको ये सही चीज़ें समझ में आई हों, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इस PPT का PDF वर्जन वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।